नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स, जो पूरे देश के बिजली में जो एम्प्लॉय, इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, 27 लाख कामगार इंजीनियर हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और भारत देश के जितने बड़े फेडरेशन हैं, लगभग सभी फेडरेशन ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका शॉर्ट नाम हम नोकी बुलाते हैं, इनके सदस्य हैं। तो मेरा नाम सुदीप दत्ता है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की कन्वीनर हूँ। और नोकी की तरफ से आप सबको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा ये प्रेस मीट जो है इसको एड्रेस करने के लिए, इसको सुनने के लिए आप जो है यहाँ पे आए हैं। आज 4 नवंबर 2025 मुंबई के लिए, बिजली के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मुंबई के बिजली में आज जैसे हम पूरे देश के बिजली के कामगार, इंजीनियर आपके सामने बैठे हैं और कल हम मीटिंग किए हैं। मीटिंग के बारे में मैं बोलने के बाद हमारे वरिष्ठ नेता चेयरमैन एआईपीएफ के शैलेंद्र दुबे जी हैं, वो हम जो आने वाला लड़ाई के बारे में तय किए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। आज 4 नवंबर हम इसलिए मुंबई में जमा हुए आए हैं कि आज मुंबई में दूसरा एक बिजली के संबंधित मीटिंग भी चल रहा है। वो है डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट, आपको पता होगा, और जिसके लिए पूरे देश से बिजली के प्राइवेट और जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ये सब इनके प्रतिनिधि आए हुए हैं। और ये जो मीट हो रहा है, ये मीट का मेन होस्ट जो है, जो इसको मान्यता दे रहे हैं, वो 3 संगठन है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो देश का जो पावर से रिलेटेड हमारा सबसे बड़ा संस्था है, और उसके साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, और उनके साथ एक एनजीओ है, जो एनजीओ का नाम है ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन। तो हमारे लिए जो बिजली के कामगार हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए तो पहला जहाँ पे संदेह हुआ कि एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ऐसे संस्था के साथ एक अननोन संस्था का, ऐसे जिनका कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा संस्था को एक साथ में होके एक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट क्यों करना पड़ा। फिर हम जाके छानबीन करके देखें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट का जो थीम है, वो थीम है कि पीपीपी मॉडल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। इसका मतलब है कि सरकार एक निजी संस्था के साथ मिलकर बोल रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होने से ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो सस्टेनेबल हो सकती है। और इसके पीछे स्पॉन्सर जो है, आप देखिएगा कि बहुत सारे प्राइवेट संस्था भी इसके पीछे जो है स्पॉन्सर है। तो हम हमारे देश के जो माननीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी हम लोग चिट्ठी लिखे, हम बोले हैं कि नौकी जो है आपके साथ में बैठना चाहता है और बहुत सारे मुद्दे लेके आपके साथ में हम चर्चा करना चाहते हैं। इसी बीच में 9 अक्टूबर को एक ड्राफ्ट बिल, जो बिजली संशोधनी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, वो बिल हमारे लिए आ गए। आप पत्रकार है, आपको पता है कि 2014 से ये बिल बार बार आता जा रहा है। 14 में, 18 में, 20 में, 22 में और 21 में। 2021 के 9 दिसंबर को भारत वर्ष के आजादी के बाद सबसे बड़ा जो संघर्ष चला, जो देश के किसानों ने जो संघर्ष लड़ा, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ नेतृत्व में, जो दिल्ली में जो संघर्ष चला, वही संघर्ष के चलते 2021 के 9 दिसंबर को एक लिखित, देश के गृह मंत्री के साथ एक लिखित वार्ता में ये तय हुआ कि ये बिजली का संशोधनी बिल जो है वो वापस लाने से पहले जो स्टेक होल्डर है उनसे बात किया जाएगा। ये 2021 के 9 दिसंबर की बात हम आपसे कर रहे हैं। पर वो ना मानते हुए 2022 के 8 अगस्त को फिर से वो बिल लाया गया, और उस दिन नौकी के नेतृत्व में पूरे देश में एम्प्लॉय इंजीनियर रास्ते में आए, बिल का विरोध किए, और बिल का विरोध करने के बाद वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर में भी बहुत सारे विरोधी जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया, और वो बिल जो है चला गया स्टैंडिंग कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी में जाते हुए स्टैंडिंग कमेटी भी उसके ऊपर तय नहीं कर पाई, और पुराना पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया, और इसलिए वो बिल भी उसके साथ जो है डिसॉल्व हो गया। फिर 2025 में 9 अक्टूबर को फिर सरकार वो बिल लेकर आए। अभी हम आपको छोटे में बताएंगे कि क्यों ये बिल देश के कंज्यूमर के लिए
बहुत ही खतरनाक है और देश का जो पब्लिक जो इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलिटी है, देश का जो स्टेट यूटिलिटी है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में आपको पता है कि पिछले कई महीनों से बिजली में पैरेलल लाइसेंसिंग लेके लड़ाई, संघर्ष, वितर्क सब कुछ चल रहा है। प्राइवेट कंपनियां जो है जैसे अदानी, टाटा, टोरेंट, ये महाराष्ट्र के बिजली के जो क्षेत्र है वहां पे पैरेलल लाइसेंसिंग का मांग कर रहे हैं। अभी ये जो बिजली का बिल आया है, जो 2025 का बिल आया है, वो बिल का 3 क्लॉज 14, क्लॉज 42, क्लॉज 43, 14, 42, 43, क्या खतरनाक क्लॉज है, आप लोग सुनिएगा। वहां पे बोला जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था चाहे तो वो सरकारी संस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, महावितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई प्राइवेट संस्था अगर चाहे तो महावितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ट्रांसमिशन लाइन, उनका ग्रिड, उनका ट्रांसफार्मर, उनका पोल, उनका लाइन, सब उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी संस्था जो है उनको मना करने के भी राइट उनके पास में नहीं है। और इनके लिए सरकारी संस्था को वो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा और उनको डेवलप करना पड़ेगा। प्राइवेट संस्था अगर चाहेंगे तो प्राइवेट संस्था अपने मर्जी से उसका व्यवहार कर सके। और उसके साथ बोला गया है कि प्राइवेट संस्था के लिए जो इलाका में चाहे वो इलाका में वो बिजली का वितरण करेंगे और सरकारी संस्था के लिए पूरे राज्य में, बाकी देश में बिजली का देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगा, जिसको यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, महाराष्ट्र में अगर लाभदायक जो इलाका है, जो रेवेन्यू जनरेटिंग इलाका है, जैसे आपका मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, ये सब इलाका में प्राइवेट संस्था जो है वो बिजली देगी। और महाराष्ट्र का जो प्रांत इलाका है, जो इलाका में बिजली देने के लिए सरकारी संस्था को ज्यादा जो है उसको खर्चा भी करना पड़ता है, उसका जो है इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, वो चला जाएगा सरकारी संस्था के ऊपर। इसका मतलब है कि आपका प्राइवेट संस्था जहां पे मुनाफा है वहां पे बिजली देगी और सरकारी संस्था जहां पे मुनाफा नहीं है, किसानों के पास, गरीब मजदूरों के पास, गांव के लोगों के पास, वहां पे बिजली देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगा सरकारी संस्था के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, इससे सरकारी संस्था और भी जो है लॉस में चली जाएगी और प्राइवेट संस्था जो है जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है वहां से मुनाफा करेगी। तो कोई भी बिजली के आम उपभोक्ता इससे इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि सरकारी बिजली का जो बंदोबस्त है उसका उठ जाना और सरकारी बिजली जो है पूरी तरीके से निजी कंपनी के हाथ में चला जाना। उसी के साथ ही एक और भी खतरनाक क्लॉज उसमें जोड़ा गया है, जो क्लॉज का नाम है 61G। ये क्लॉज में बोला गया कि बिजली में जो क्रॉस सब्सिडी होता है वो क्रॉस सब्सिडी को हटा दिया जाएगा। क्रॉस सब्सिडी का मतलब क्या है, मान लीजिए जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, रेलवे, मेट्रो रेलवे या फिर प्राइवेट बड़े उद्योग जो है, ये जो भारी इंडस्ट्री जो चलाते हैं, ये उद्योगपति या फिर बड़ा कमर्शियल कनेक्शन जो है, जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो उद्योगपति या फिर बहुत ही धनी जो लोग हैं, वो लोग बिजली का भाव में थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं, 2 रुपए 3 रुपए, ताकि आम लोग, गरीब लोग, किसान लोग जो है वो बिजली के भाव में थोड़ा कम में वो दे सके। इसको क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं, जो बहुत लड़ाई करके आदाय किया गया था और जिससे भारत देश में बिजली के कारण जो खेती है वो बना रहा और खेती के कारण देश का जो खाद्य सुरक्षा जो है वो बना रहा। ये क्रॉस सब्सिडी सरकार बोला है कि 5 साल के अंदर में फेज वाइज ये क्रॉस सब्सिडी उठा देना पड़ेगा। क्रॉस सब्सिडी देश में नहीं चलेगा। उसका मतलब क्या है, एक आम मजदूर, एक आम किसान जो प्राइस में बिजली खरीदेंगे वही प्राइस में टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी को जो है बिजली खरीदना पड़ेगा। क्रॉस सब्सिडी उठने का मतलब क्या है, हम लोग जो प्रेस नोट दिए हैं उसमें आपको लिखे हैं, देखिएगा कि एक 6 से 7 हॉर्स पावर का अगर एक पंप है और अगर 6 घंटा चलता है दिन में, तो 30 दिन में अगर क्रॉस सब्सिडी उठ गया तो उसको जो है 12,000 रुपए में 12,000 14,000 रुपए जो है उसको बिल देना पड़ेगा। अब एक किसान के लिए खेती करना जो है असंभव हो जाएगा और उसका सीधा असर जो है देश के खाद्य सुरक्षा में आएगा। हम बोल रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी को उठाना जो है वो देश के किसान, देश के आम जनता, देश के खाद्य सुरक्षा, देश के एनर्जी सिक्योरिटी सबके खिलाफ है। और उसके साथ क्लॉज 66 में बोला गया कि अभी जो है कि बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है
वो जनरेशन कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं, 30 साल का 25 साल का एग्रीमेंट करते हैं। उससे जो है उनको पता चलता है कि अगले 30 साल हमें 4 रुपए में 5 रुपए में बिजली मिलेगी। ये बिल में बोला गया है कि धीरे धीरे जो है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट खत्म कर देना है और रियल टाइम मार्केट से आपको जो है बिजली खरीदना है। रियल टाइम मार्केट से आप बिजली खरीदने जाएगा तो क्या होगा, अभी 2023 के जून महीना में सरकार बोल दिए थे, केंद्र की सरकार सीईआरसी जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उनके पास में अपील गई कि हम जो वर्चुअल मार्केट है उसमें हाईएस्ट प्राइस बिजली की 100 रुपए पर यूनिट करना चाहते हैं और सरकार बोले कि नहीं 100 रुपए बहुत ज्यादा है, तो हम इनको जो है हाई प्राइस डे एहेड मार्केट में 50 रुपए पर यूनिट बिजली का खरीदने और बेचने का प्रावधान जो है हम कर देते हैं। उसके बाद अभी वो फिर से कम होके 20 रुपए हुआ। एक यूनिट बिजली अगर सरकारी संस्था 20 रुपए में बाजार से खरीदेगी तो आपको 5 रुपए 6 रुपए में बिजली तो नहीं दे पाएगी। सरकार बोल रहा है कि ये जो है रियल टाइम मार्केट, डे अहेड मार्केट, ये जो वर्चुअल मार्केट है इसी से आप बिजली खरीदो, आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है ये सब बंद कर दो। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बंद होने का मतलब है और जो है बिजली के प्राइस में वोलेटिलिटी आएगी और जो सरकारी संस्था है वो जो है और भी लॉस के कगार पे जाके खड़ा हो जाएगा। और ये सब बात अगर नहीं सुनेंगे तो देखिए हमारा देश तो फेडरल स्ट्रक्चर का है, देश का सरकार जो है, राज्य का सरकार जो है वो चुना जाता है और केंद्र का सरकार भी चुना जाता है। तो यहाँ पे जो है स्टेट का नियम निर्धारण करने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ पे प्रावधान रखा गया कि अगर केंद्र सरकार की बात नहीं सुनी गई तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, उनसे जो है उनके प्रतिनिधि को जो है बर्खास्त कर सकते हैं केंद्र के सरकार। तो ये बहुत खतरनाक बात है, आप समझिएगा कि कोई भी प्रदेश में कोई भी सरकार चुन के आएगा, कोई भी एक फेडरल स्ट्रक्चर का जो है उसके ऊपर में जो है हमला हो जाएगा और एक नया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बोल के एक नया अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा जिसके हेड होंगे जो है देश के बिजली के मंत्री। और वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी चाहेगी तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल, अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल चाहेगी तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल अपने मन के अनुसार जो बिजली का पॉलिसी है, राज्य का पॉलिसी, वो पॉलिसी के अंदर में भी जो है वो हस्तक्षेप कर सके। तो ये पूरा जो बिल है, ये बिल देश के जो सरकारी बिजली क्षेत्र है उनके खिलाफ है, देश के जो मजदूर है उनके खिलाफ है, बिजली के जो मजदूर है, कर्मचारी है उनके खिलाफ है, बिजली के जो कंज्यूमर है, जो किसान है उनके खिलाफ है और देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनके खिलाफ। जाहिर सी बात है पिछले 10 साल से हम ऐसे संशोधनी का विरोध में लड़ रहे हैं और दुख की बात है कि हर बार ये संशोधनी वापस होने के बाद अगला जो संशोधनी आता है वो पहले से भी खतरनाक संशोधनी बन के आ जाता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बात और ये डिटेल में नोट में लिखा गया है उसके बाद भी आप लोग बात करेंगे तो हम लोग उसका उत्तर देने का कोशिश भी करेंगे। इसको लेके ज्यादा से ज्यादा आम जनता के बीच में अगर बात लेके जाया जाए तो सरकार के कान में भी, जो सरकार हमसे बात नहीं कर रही है उनके कान में भी आवाज जाएगी और देश के बिजली के जो सुरक्षा है, किसान जो है, मजदूर जो है और देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको हम रक्षा कर पाएंगे। यही कल के मीटिंग में जो एनसीसीबी का मीटिंग हुआ इसके ऊपर में डिटेल में चर्चा किया गया और हम इसके जवाब जो है केंद्र सरकार को भेजेंगे और हम आने वाले 3 महीने के लिए रणनीति बनाए हैं, जो रणनीति के बारे में आपके सामने दुबे जी रखेंगे। उसके बाद में कोई भी प्रश्न होगा तो उसका हम लोग